कोकिल की इस मधुर आवाज के साथ मैं शालिनी दहिया 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कैदी और कोकिला लेकर आपके बीच फिर उपस्थित हूँ। छात्रों, यह कविता हमारे राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। देश प्रेम के गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल गए। उनका देहांत 1968 में हुआ। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है, जो मर्म तक पहुँचे। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे देश की हालात कुछ ऐसे ही थे। आइए देखें कविता के भाव। कवि कहते हैं, क्या गाती हो। जैसे ही कोयल की आवाज़ उन्हें सुनती है तो वे कोयल से ही प्रश्न करते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, यानी रह रह कर बीच बीच में तुम क्यों चली जाती हो। कोकिल, बोलो तो, क्या लाती हो, तुम बार बार क्या लेकर आ रही हो, संदेशा किसका, तुम किसका संदेश लेकर आई हो। कोकिल, बोलो तो, हे कोकिल तुम मुझे बता तो दो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कवि उस समय ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में है, क्योंकि वो जेल में बंद हैं। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थे और उसके अंग्रेज़ों के विरोध में आवाज़ उठाने के कारण यहाँ कवि को जेल में बंद कर दिया गया था। तो वही उन्हीं को कहते हैं कि मैं ऊंची और काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ। डाकू चोरों बटमारों, मैं डाकुओं चोरों और बटमार होते हैं राह के यात्रियों को लूटने वाले। बटमारों का डेरा है यहाँ पर, इसमें मैं हूँ। यहाँ पर कैसा व्यवहार करते हैं आगे कवि उसके बारे में चर्चा करते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ पर अंग्रेज कैदियों को पेट भर खाना भी नहीं देते, जिससे वो भली प्रकार जीवित रह सके। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और वो हमें मरने भी नहीं देते। वे थोड़ा बहुत खाना जिंदा रहने के लिए देते रहते हैं और मना करने पर उसको मारते हैं, और वो थोड़ा बहुत भोजन जो है खाना ही पड़ता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, तो हमें यहाँ मरने भी नहीं दिया जाता और तड़प तड़प कर यहीं पर जीना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कहते हैं कि जीवन पर पहरा है, हमारे जीवन पर दिन रात निगरानी रखी जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, हम किस समय क्या कर रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत कड़ा पहरा है, शासन है। ये जो ब्रिटिश सरकार का शासन है या तम का प्रभाव गहरा, ये कैसा शासन है। ये शासन है या तम यानी अंधकार, कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, यानी
चारों तरफ ये जो शासन है, इसकी परिस्थितियां, अमानवीय परिस्थितियों में जो ब्रिटिश शासन चला रही है, वह घोर, उसे अन्याय कहें या फिर उसे शासन कहें, तो निश्चित रूप से जहाँ लोग चैन और शांति से नहीं है तो वो शासन तो है नहीं। तो यह तम का प्रभाव गहरा, यहाँ पर अन्याय, अंधकार का ही प्रभाव देखने को मिलता है। हिमकर, हिमकर अर्थात चंद्रमा, निराश कर चला रात भी काली। चंद्रमा भी अब चला गया है, वह भी निराश करके हमें, मतलब वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, बादलों में कहीं छुप गया है। तो उम्मीद कोई नहीं है रात के अंधकार में। जिस प्रकार केवल चंद्रमा से उम्मीद होती है, वैसे ही हमें वो भी चला गया, तो अब किसी से कोई उम्मीद शेष नहीं रह गई है। तो ऐसे ही ब्रिटिश शासन में भी किसी से कोई उम्मीद बची नहीं थी। इस काली मामई जगी क्यों आली, तो तुम भी इस, हे आली, आली यानी हे सखी, वो कोयल को कहता है हे सखी, तुम भी इस काली माँ मई यानी काले रंग वाली रात में जगी क्यों, क्यों जगी हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम इस काली माँ में वातावरण में जाग रही हो। क्या तुम कोई संदेशा लेकर आई हो, क्या तुम्हें कुछ कहना है जो तुम आधी रात को बार बार रह रहकर यहाँ पर आ रही हो। आगे देखते हैं। क्यों हुक पड़ी, हुक यानी हुक पड़ना होता है चीख पड़ना, दर्द भरी आवाज में, गहरी पीड़ा, वेदना बोझ वाली सी, वेदना यानी पीड़ा, दुख। तो तुम्हारे भीतर जो दर्द भरी आवाज है, उसमें तुम क्यों एकदम से चीख पड़ी, क्यों पीड़ा के कारण बोल उठी। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है जिसके कारण तुम इस प्रकार से दर्द भरी आवाज में बोल रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो हमारे देश का जो ये मृदुल यानी मधुर, वैभव यानी ऐश्वर्य, ये मधुर ऐश्वर्य था, उसकी रखवाली करने वाली थी, उसकी रक्षा करने वाली थी। तुम तो बहुत मधुर आवाज में बोल बोलकर हमारे देश के वैभव की रक्षा करती थी। कोकिल बोलो तो, कोकिल अब तुम बताओ, अब ऐसे आधी रात में कर्कश आवाज में क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावली, कवि कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी जो तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की, दावानल होता है जंगल की आग, ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुम्हें किसी जंगल में लगी आग की लपटें दिखी हैं जिसके कारण इस तरह से चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, यहाँ कवि दावानल की ज्वालाएं देश में चारों तरफ फैली जो पीड़ा है उसको भी कह रहे हैं। चारों तरफ जो हाहाकार है लोगों की, कहीं भी चैन नहीं है, शांति नहीं है, लोग चारों तरफ विद्रोह करने के लिए उतारू हैं। तो ऐसे अशांत वातावरण के कारण भी कवि कोयल से कह रहे हैं क्या क्या तुम देश में लगी आग को देखकर आई हो जिसके कारण तुम इस तरह से आधी रात में चीखी हो। कवि कहते हैं कोकिल बोलो तो, यहाँ पर मृदुल वैभव की रखवाली सी आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, की रखवाली करने वाले जैसी हो तुम। आगे देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। यहीं तक देखते हैं। पहले कवि कहते हैं, हे कोयल क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम नहीं देख रही हो, जंजीर अर्थात बेड़ियां,
बेड़ियों का गहना यानी बेड़ी रूपी आभूषण जो मैंने पहने हुए हैं, क्या तुम इसे देख नहीं पा रही हो? बेड़ी रूपी गहना, बेड़ियों का, जंजीरों का गहना। तो हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। वो कहती है इसे मैं हथकड़ियाँ नहीं मानता। कवि कहते हैं ये हथकड़ियाँ क्यों हैं? हथकड़ियाँ नहीं हैं, यह तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया गहना है। गहना इसलिए कहा है उन्होंने कि मेरे लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि मैं अपने देश की आज़ादी के लिए मैंने ये हथकड़ियाँ पहन रखी हैं। मेरे लिए ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, मेरे लिए तो ये शान और शौकत की बात है कि मैंने अपने देश के लिए ये बेड़ियाँ पहन रखी हैं। कोहलू का चर्रक चूँ, वहाँ पर उनसे कैदियों से काम करवाया जाता है, कोहलू चलवाए जाते हैं, उन्हें पशुओं की जगह बांध दिया जाता है और वो दिन रात कोहलू खींचते हैं। तो कहते हैं कवि, कोहलू का चर्रक चूँ जीवन की तान, मेरे जीवन की तो तान ही कोहलू की आवाज़ बन गई है। दिन रात केवल मैं वही सुनता हूँ, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और कवि कहते हैं यहाँ गिट्टियाँ तोड़ते हैं हम, हमें यहाँ पर अंग्रेजी सरकार दिन रात गिट्टियाँ तोड़वाती है। तो कहते हैं कि मैं दिन रात जो है गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान, तो मेरी उंगलियों पर गिट्टियों की निशान पड़ गए हैं खींचने के कारण। कोल्हू पेट पर जुआ रखकर पानी भी खींचना पड़ता है। गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान हूँ, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। वो पेट पर जुआ बांधकर मोट खींचता है। मोट होता है चमड़े का एक पात्र होता है, उसमें कुएं से पानी निकाला जाता है, चमड़े के एक बर्तन से में, पात्र से में, तो उसको लगाकर जुआ बांधकर पेट पर लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और पानी खींचता है। तो वो जब कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं पानी नहीं खींच रहा, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश शासन के जो लोग हैं वो अपनी अकड़ के कारण हमसे अत्यधिक काम करवाते हैं और हम पर किसी तरह की दया नहीं दिखाते हैं, किसी तरह की नरमी नहीं बरतते हैं। तो मैं उनकी अकड़ खींचना चाहता हूँ, मैं उनकी अकड़ समाप्त करना चाहता हूँ, उन्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे अत्याचारों का मुझ पर कोई असर नहीं है। मैं उनके घमंड को तोड़ना चाहता हूँ और मैं उन्हें अपने देश के देशवासियों में यह संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार किसी तरह से भी मुझे झुका नहीं सकती, वह किसी प्रकार से भी मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकती। छात्रों, इससे आगे की कविता हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा है तब तक आप यहाँ तक के अर्थ को भली प्रकार से समझ लेंगे। शुभ दिन। कैदी और कोकिला का शेष भाग लेकर मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आइए आगे देखते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि शायद तुम आधी रात में इसलिए बोल रही हो कि तुम्हें लगता है कि दिन में करुणा क्यों जगे, कि हम कैदियों के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके हृदय में दिन में किसी प्रकार की करुणा ना जागे, क्योंकि दिन में वो दिन भर काम करते हैं और वे उन्हें शायद तुम उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तो तुम शायद इसलिए आधी रात को कर्कश आवाज में बोलकर कोई संदेशा लेकर आई हो, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। देखिए आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वो सवाल कर रहे हैं कोयल से, तुम शायद नहीं चाहती कि दिन में हमारे भीतर करुणा जगे, हमारे तो कोई रुलाने वाला तुम कोई ऐसा किस्सा हमें सुनाना नहीं चाहती, शायद तुम इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, आली यानी हे सखी, तुम शायद इसीलिए आधी रात में इस अंधेरे रात के सन्नाटे में को चीरती हुई आवाज में बोल रही है।
इस शांत समय में, अभी बिल्कुल शांत समय है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अंधकार को बेध, और तू अंधकार को बेंधती हुई यानी चीरती हुई रो रही क्यों हो? तो तुम ऐसे इसको अंधकार को बेधती हुई आधी रात में शांत समय में क्यों रो रही हो? क्यों इस तरह से दुखी आवाज में बोल रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बताओ, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? तुम चुपचाप से इस तरह विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? हमारे हृदय में तुम क्यों विद्रोह जगाना चाहती हो इस तरह से आधी रात में बोलकर? कोकिल बोलो तो, हे कोकिल तुम बताओ तो, अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना क्यों पैदा कर रही हो हम स्वतंत्रता संग्रामियों के हृदय में? तुमने ऐसा क्या देखा है? यहाँ पर विद्रोह बीज अकड़ का कुआं में रूपक अलंकार है, और अकड़ का कुआं क्योंकि इसमें मानवीकरण भी दिखाई देता है कि कुएं का रूप दिया है इसको अकड़ को, तो यहाँ पर भी अकड़ है तो मानवीय रूप दे दिया, तो मानवीकरण अलंकार भी है। आगे देखिए, काली तू रजनी भी काली, बहुत ही सुंदर यहाँ पर अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, कह की बहुत ही खूबसूरत जो है आवृत्ति हुई है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति उससे हो रही है। और काली काली के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बहुत ही सुंदर वातावरण बना रहा है और बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर डाल रहा है। आगे देखते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। हे कोयल तू काली है। काला रंग जो है नकारात्मकता के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो कवि कहते हैं तुम भी काली हो, रात भी काली है, रजनी अर्थात रात, शासन की करनी भी काली, जो ब्रिटिश शासन है उसके जो कार्य हैं वो भी काले हैं, क्योंकि वो बेकसूर लोगों को जेल में डाल रहे हैं जो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, चारों तरफ नकारात्मकता है, चारों तरफ विद्रोह है, चारों तरफ ही देश में अन्यायपूर्ण वातावरण के विरोध में आवाज उठ रही है। काली लहर, इसलिए कवि कहते हैं कि लहर भी काली चली हुई है, कल्पना काली, और सब काली कल्पना में है, अर्थात सब अपने मन में विरोध की जो कल्पना कर रहे हैं कि हम इस तरह से विरोध करेंगे, हम इस तरह से विरोध करेंगे, तो नकारात्मकता लगभग पूरे देश में छाई हुई है। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहते हैं, और जिस कोठरी में मुझे बंद कर रखा है वह भी काली है। कवि काली कोठरी में बंद है तो कहते हैं वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, और मेरी जो टोपी है संयोग से वह भी काली है, कमली काली, और मैं जो ओढ़ता हूँ कंबल वह भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, जिन काली बेड़ियों में मुझे बांध रखा है, लोहे की जो श्रृंखलाएं हैं, बेड़ियां हैं, वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की बयाली, हुंकृति यानी पहरे में जो आवाज़ ये लोग देते हैं, बार बार हमें जगाने के लिए आवाज़ देते रहते हैं, वो भी उनकी जो आवाज़ है, वो जो हुंकार जैसी आवाज़ है, वो भी इस प्रकार की है, पहरे की हुंकृति की बयाली, बयाली यानी सापिन की आवाज़ हो जैसे, वो बिल्कुल भी अच्छी आवाज़ में हमसे जो है आवाज़ नहीं लगाते हैं, वो जगाने की आवाज़ भी ऐसी निकालते हैं जैसे कोई सापिन की आवाज़ हो। हिंकृति की बयाली, जो हुंकार निकालते हैं वो बयाली जैसी है यानी सापिन जैसी है। तिस पर है गाली, तिस पर यानी उस पर, और उस आवाज़ से ही, आवाज़ की ही बुराई नहीं है, उस पर वे गाली भी देते हैं। आवाज़ तो उनकी सापिन जैसी ही है, लेकिन आवाज़ से ही काम नहीं चलाते हैं, उसके साथ साथ वे गाली भी देते हैं। ए आली हे सखी,
इस काले संकट सागर में रूपक अलंकार है, संकट रूपी सागर, इस काले सागर पर मरने की मदमाती। कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने को तू क्यों मदमाती है। मदमाती यानी क्यों तू प्रसन्नतापूर्वक इस संकट रूपी सागर में मरने के लिए बेचैन हो रही है। इस दुखों का सागर की चारों तरफ जहाँ बुराई ही बुराई है, दुख ही दुख है, ऐसे स्थान पर तू क्यों आई है, क्यों मरने के लिए बेताब है, क्यों मदमाती है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। तो तुम इस चारों तरफ अंधकार के वातावरण में, बुराई के वातावरण में, नकारात्मकता में अपने चमकीले गीत जो तुम गाती हो उन्हें कैसे गा पाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बताओ तो। फिर कवि कहते हैं कि कोयल, तुम में और मुझ में बहुत अंतर है। कवि कहते हैं, मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तुझे मिली हरियाली डाली, तेरा और मेरा सौभाग्य में बहुत अंतर है। कवि कहते हैं, तू हरियाली डाली पर बैठी है, मुझे मिली कोठरी काली और मैं इस काली कोठरी में कैद हूँ। तेरा नभ भर में संचार। वो कहते हैं, तू पूरे आकाश में, नभ यानी आकाश में, पूरे नभ भर में संचार करती है, विचरण करती है, आवागमन करती है। मेरा 10 फुट का संसार और मैं केवल इस 10 फुट की कोठरी ही मेरी दुनिया बन गई है, मेरा संसार बन गया है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू गाती है, बोलती है तो लोग वाह वाह करते हैं। तो तू बहुत सौभाग्यशाली है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं यहाँ पर रो भी नहीं पाता, उसे भी मेरा गुनाह बताया जाता है, अपराध बताया जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल देख तुझ में और मुझ में कितनी विषमता है, कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, तू तो फिर भी आज़ाद है। तिस पर यानी उस पर भी तेरे पास इतनी आज़ादी है, उस पर भी तू रणभेरी यानी युद्ध का बिगुल बजा दिया तूने आधी रात में बोलकर। तू इतनी आज़ाद होने के बाद भी तू रण का बिगुल बजा रही है अंग्रेज़ों के खिलाफ, और मैं इतना दुखी हूँ तो मुझे तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। ये कवि यहाँ पर देशवासियों को जगाना चाहते हैं कोयल के माध्यम से। वो कहते हैं, जो इस देश में आज़ादी महसूस कर रहे हैं, ऐसे पक्षी भी जब विद्रोह पर उतर आए हैं तो देशवासियों से वे अप्रत्यक्ष रूप से आह्वान करते हैं कि हर एक देशवासी को तो आवाज़ अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठानी ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अंतिम पंक्तियों की ओर। इस हुंकृति पर, हुंकृति का अर्थ होता है कि ये जो कष्टकारी सी हुंकृति, बुरी सी आवाज़, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब वो जो कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर मोहन से कवि मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की ओर संकेत करते हैं। कवि कहते हैं कि कोयल से कि जो ये हुंकृति पर, ये जो हुंकार भरी है आज़ादी की, ये जो आवाज़ उठी है, वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, मैं अपनी कृति यानी रचना से मैं कुछ लिख कर और कहो क्या कर दूं, मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे आज़ादी का आंदोलन और तेज हो जाए। कोयल, तुम्हारी इस हुंकार के ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। वो कहता है, तुमने जो हुंकार, तुमने जो ये बिगुल बजाया है, ये युद्ध की जो का आह्वान किया है, उस पर बताओ मैं क्या लिखूं, ऐसा क्या करूं। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल तुम मुझे बताओ। महात्मा गांधी ने जो आज़ादी का व्रत ले रखा है, उस व्रत पर मैं अपने प्राणों का आसव यानी रस, मैं अपने प्राणों का जो रस है, प्राणों की जो उत्तेजना है, बताओ। मैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं।
मैं अपने प्राणों की जो उत्तेजना है, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं वो किस में भर दूँ। कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ तो कि मैं ये कैसे करूं, यानी मुझे इसमें क्या करना चाहिए। कृति से और कहो, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और प्राणों का आसव, यहाँ पर प्राण रूपी आसव, प्राण रूपी रस, यहाँ पर रूपक अलंकार दिया गया है। बच्चों, इस तरह से हमने ये कैदी और कोकिला कविता पूरी कर ली है। आशा है आपको भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। जल्द ही एक नए पाठ के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होंगी। तब के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।